गुड मॉर्निंग। इंडियन पॉलिटी के टेस्ट मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स। जो सेंटर और स्टेट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूशन का पावर होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत है। इसमें डायरची सिस्टम प्रोविंसेज लेवल पे एबॉलिश्ड कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द एलिजिबिलिटी एज फॉर द राइट टू वोट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। 61st अमेंडमेंट 1988 के तहत ये हुआ था। और उस समय कौन प्रेसिडेंट था? तो उस समय प्रेसिडेंट थे आर वेंकट रमन। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो ये एज कम की गई थी ये एक्चुअली में किस ईयर में हुई है? तो 1988 एक्ट का नाम है अमेंडमेंट एक्ट, एक्चुअली में 1989 में हुआ था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो ये इससे रिलेट करके क्वेश्चन हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल सही है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। एक क्वेश्चन का आंसर तो क्वेश्चन में ही हो जा रहा है। जो ऑप्शंस हैं कि ऐसा कब अकर किया, तो ऐसा अकर किया था 29 अगस्त 1947 को। इसमें साथ में 6 लोग और थे, जिसमें के एम मुंशी, सादुल्ला, कृष्ण स्वामी अय्यर, अयंगर और 2 लोग और थे जो जुड़े थे। डीपी खैतान की डेथ के बाद और बीएल मित्तर के डेथ के बाद टीटी कृष्णाचारी और बीएल मित्तर की जगह एक लोग और जुड़े थे, नाम नहीं याद आ रहा। तो ये लोग 6 लोग बेसिकली उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में अदर देन भीमराव अम्बेडकर के साथ थे। तो करेक्ट ऑप्शन 29 अगस्त 1947 हो जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल बॉम्बे प्लान वाज ड्राफ्ट ऑन। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में जो बॉम्बे प्लान 1944 था, ये ड्राफ्ट प्लान किसके बेसिस पे था? पार्टीशन ऑफ द कंट्री, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेट करके था बॉम्बे प्लान। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो नीतिगत तरीके से और उत्थान करे, उस संदर्भ में बॉम्बे प्लान। अब इससे रिलेट करके जो 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये किस पे बेस था और बॉम्बे प्लान ईयर से रिलेट करके, तो 1944। अगला क्वेश्चन है 1942 में विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश डेलीगेशन केम टू इंडिया टू होल्ड टॉक्स विद इंडियन लीडर्स ऑन देयर डिमांड्स। 1942 तुरंत स्ट्राइक करेगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में जो लोग आए थे उनका मेन पर्पज ये था कि आप, उनके ऊपर दबाव भी था अलायंस का, यूएसए, यूएसएसआर, जो ये अलायंस था ये दबाव बना रहा था ब्रिटेन के ऊपर कि भारत से कोऑपरेशन की बात करें। और भारत के नेताओं ने यहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई। उन्होंने कहा हम बिल्कुल कोऑपरेशन देने के लिए तैयार हैं, हमें आप तुरंत हमें आप स्वतंत्रता की बात स्वीकार करें, कागजी कार्रवाई करें कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो थोड़ा सा झुकाव ब्रिटेन ने दिखाया था कि हम डोमिनियन स्टेटस दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं दे सकते हैं, अपने ऊपर मालकियत रखना चाह रहा था। तो इस तरीके से क्रिप्स मिशन विफल भी हो गया था। करेक्ट ऑप्शन इसका बी पार्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बारोड फ्रॉम अनदर कंट्री। फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए गए हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके से है, डीपीएसपी नीदरलैंड नहीं आयरलैंड होगा, तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से है ही, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कोल्हो केस जो है वो किससे रिलेटेड है? शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई आर कोल्हो वर्सेज तमिलनाडु केस था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो ये कहा था जुडिशरी सबसे सुप्रीम है। 9th शेड्यूल में कुछ ऐसे चीज़ें मेंशन थी कि उन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। बट आई आर कोल्हो वर्सेस तमिलनाडु केस में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्जन आया उसका कहना ये है कि जो चीज़ें आपने ऐसी रखी हैं जिन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उन पे भी जुडिशियल रिव्यू की पॉलिसी
अप्लाई होती है। सुप्रीमेसी जुडिशरी की प्रूव हुई थी आयर कोलो केस की, जो कि रिलेटेड था 9th शेड्यूल से। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। द एजुकेशन विच वाज इनिशियली ए स्टेट सब्जेक्ट वाज ट्रांसफर टू द कंकरेंट लिस्ट, किसके द्वारा ट्रांसफ़र किया गया था? तो 42 के द्वारा किया गया था। कई सब्जेक्ट थे जो ऐसे ट्रांसफ़र किए गए थे स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में, जिसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट और आपका एजुकेशन, फॉरेस्ट और डिफेंस शायद था। ऐसे 4-5 सब्जेक्ट्स थे जो मेनली 42 से थे। एजुकेशन और फॉरेस्ट ज़्यादा पूछा जाता है, एजुकेशन और फॉरेस्ट ज़्यादा पूछा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आर्टिकल स्पेशल प्रोविजंस से रिलेटेड हैं स्टेट्स के। आर्टिकल 371A नागालैंड से है, 371B असम से है, 371D आंध्र प्रदेश से है, 371C मेघालय से ना होके मणिपुर से है, मेघालय से ना होके मणिपुर से है। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो आर्टिकल 162 है वो एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट की होती हैं उनको एक्सटेंशन करने से रिलेटेड है आर्टिकल 162। एक दो बार ये पर्टिकुलरली ऐसे पूछ दिया जाता है, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो आर्टिकल 162 है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स was not included in the preamble of the Indian Constitution in 1975? पैटर्निटी, सोवरेन, इक्वलिटी या इंटीग्रिटी। तो आप अगर ध्यान करें तो 1975 के बाद 42nd अमेंडमेंट 1976 आया था, जिसमें इंटीग्रिटी, सेकुलर ये वर्ड जोड़े गए थे। तो यहाँ पे फैटर्निटी, सोवरेन, इक्वलिटी तो इंक्लूडेड हैं, लेकिन कौन इंक्लूडेड नहीं है? इंटीग्रिटी इंक्लूडेड नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये जी ऑस्टिन ने कहा है, जबकि केसी विहरी ने इंडियन फेडरलिज्म को कहा है क्वासी फेडरलिज्म, क्वासी फेडरल। इंडिया इज ए क्वासी फेडरल। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो जी ऑस्टिन, क्वासी फेडरल तो केसी विहरे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एज फुल स्टेट्स। नागालैंड जो आपका था वो 1963 में बना था, हरियाणा 1966 में बना था, सिक्किम 1975 में बना था और अरुणाचल प्रदेश अराउंड 80 के बाद बना है शायद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट ही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू ए डिफरेंट कैटेगरी। ये क्वालिटी ऑफ लॉ की बात करते हैं 14 से 18, 14 से 18 तो 14, 15, 16 इक्वलिटी ऑफ लॉ हो जाएगा। 19 फील्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, तमाम तरीके की फ्रीडम है, कहीं इकट्ठे होकर हम धरना दे सकते हैं अहिंसक रूप से, फ्रीडम ऑफ स्पीच की है, कहीं पे भी हम सेटल डाउन हो सकते हैं। तो आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ABCD करके जो पार्ट होते हैं, जब यूपीएससी वगैरह का जो क्वेश्चन पेपर आता है उनमें इस लेवल के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि 19 फर्स्ट का A में क्या है, B में क्या है। इसका फिलहाल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आर्टिकल 19 होगा, जो कि इक्वलिटी ऑफ लॉ की बात 14 से 18 जो होती है, इक्वलिटी की बात होती है, वो 19 में नहीं होती है। इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करने का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है और